मनानंगल फिलीपींस की सबसे डरावनी और प्राचीन शहरी किंवदंतियों में से एक है। कहा जाता है कि यह एक ऐसी औरत होती है जो दिन में बिल्कुल आम इंसान की तरह दिखती है, लेकिन रात के अंधेरे में उसका ऊपरी शरीर कमर से अलग होकर चमगादड़ जैसे विशाल पंखों के सहारे उड़ने लगता है। उसका निचला धड़ जमीन पर छिपा रहता है और उसका ऊपरी हिस्सा गांवों के ऊपर मंडराते हुए गर्भवती औरतों, बीमार लोगों और सोते हुए बच्चों की तलाश करता है। उसकी जीभ लंबी, पतली और नुकीली होती है, जिससे वह लोगों का खून या भ्रूण चूस लेती है। और कहा जाता है कि अगर कोई उसके छोड़े हुए निचले शरीर पर नमक, राख या लहसुन डाल दे तो वह सूरज निकलने से पहले वापस नहीं जुड़ पाती और मर जाती है। ये कहानी 1996 की है, जब मैं पहली बार फिलीपींस के एक दूर दराज प्रांत कपिज पहुंचा था, जहां लोग सूरज ढलने के बाद खिड़कियां बंद कर लेते थे और छतों पर नमक रखते थे। मेरा नाम अर्जुन था और मैं वहां एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए गया था, क्योंकि मुझे लोक कथाओं में दिलचस्पी थी। लेकिन उस गांव में पहुंचते ही मुझे एहसास हो गया कि यह सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि एक डर जो हर सांस में भरा हुआ था। गांव के लोग मुझसे बात करते वक्त मेरी आंखों में देखने से बचते थे और बार बार पूछते थे कि क्या मैं रात में बाहर निकलूंगा। पहले ही दिन मैंने देखा कि एक औरत, नाम था मारिया, सबके बीच सबसे सामान्य लगती थी। हंसती, खाना बनाती, चर्च जाती, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो देर तक देखने पर असहज कर देता था। रात को जब मैं अपने किराए के घर में सोने की कोशिश कर रहा था, तो छत से किसी के नाखून घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर चल नहीं रहा बल्कि रेंग रहा हो। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़े हुए फूलों और लोहे जैसी। आधी रात के बाद अचानक गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे और तभी मैंने बाहर देखा कि आसमान में कुछ उड़ रहा था, इंसान जैसा लेकिन पूरा नहीं। उसके पंख चमगादड़ जैसे थे और शरीर कमर के नीचे गायब था। उसका पेट खुला हुआ था और भीतर अंधेरा हिल रहा था। वह चीज बहुत धीमी आवाज में हंस रही थी, जैसे किसी को लोरी सुना रही हो। अगले दिन गांव में खबर फैली कि एक गर्भवती औरत की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है और बच्चा नहीं बच पाया। उसकी छत पर छोटे छोटे छेद थे, जैसे किसी ने सुई से लकड़ी को भेदा हो। बुजुर्गों ने कहा कि मनानंगल रात में आई थी। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उस रात मैंने देखा कि मारिया अपने घर से बाहर निकली, बहुत शांत, बिना किसी आवाज के। और जैसे ही वह सुनसान जगह पर पहुंची, उसका शरीर अजीब तरह से कांपने लगा। उसकी रीढ़ से खून टपका और उसका ऊपरी शरीर एक गीली आवाज के साथ अलग हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह इंसान नहीं रह गई थी। उसके पंख फैल गए और वह हवा में उठ गई। नीचे उसका निचला धड़ झाड़ियों में पड़ा रह गया, बिना सिर के, बिना आवाज के। और तभी मुझे समझ आया कि गांव वाले नमक क्यों रखते हैं। डर के मारे मैं छिपा रहा, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गईं और शायद उसी ने उसे मेरी मौजूदगी का एहसास करा दिया। वह हवा में रुक गई और सीधे मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा नहीं बल्कि भूख रहती हो। उसने मेरी तरफ जीभ निकाली और मैं पहली बार समझ पाया कि लोग डर से क्यों कांपते हैं। वह रात भर गांव के ऊपर मंडराती रही और जहां जहां वह रुकी, वहां अगले दिन या तो कोई बीमार मिला या कोई बच्चा बेहोश। मैंने हिम्मत करके गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्होंने बताया कि मनानंगल कभी इंसान थी, कभी एक औरत जिसे लालच, ईर्ष्या या काले जादू ने बदल दिया। और अब वह हर रात खुद से लड़ती है, लेकिन जीत उसकी भूख की होती है। आखिरी रात जब मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया, मैंने देखा कि कुछ लोग चुपके से मारिया के घर के पीछे गए और उसके छोड़े हुए निचले शरीर पर नमक और राख डाल दी। आधी रात को आसमान से एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी, जैसे किसी ने आत्मा को फाड़ दिया हो। सुबह सूरज निकला तो मारिया कभी वापस नहीं आई। सिर्फ उसका घर खाली था और फर्श पर सूखे खून के निशान थे। लोग बोले कि मनानंगल मर गई, लेकिन जब मैं वापस अपने देश लौटा, तब भी कई रातों तक मुझे नींद में पंखों की आवाज सुनाई देती रही। और कभी कभी मुझे लगता है कि यह कहानियां जगह से नहीं जुड़ी होती, ये इंसानों के भीतर पनपती हैं। और अगर कभी किसी रात तुम किसी गांव में
छत के ऊपर बहुत हल्की खरोच की आवाज सुनो तो ऊपर मत देखना, क्योंकि मना नंगल को तब सबसे ज्यादा मजा आता है जब कोई यह मान ले कि वह सिर्फ एक कहानी है। यह कहानी फिलीपींस की एक बहुत पुरानी और डरावनी लोक कथा से जुड़ी है। मैना नंगल एक ऐसी राक्षसी औरत मानी जाती है जो दिन में बिल्कुल आम इंसान की तरह रहती है, लेकिन रात के गहरे अंधेरे में, खासकर अमावस्या या भारी सन्नाटे वाली रातों में, उसका शरीर कमर से दो हिस्सों में अलग हो जाता है। ऊपर का धड़ चमगादड़ जैसे चमड़े के पंखों के साथ उड़ जाता है और नीचे का हिस्सा जमीन पर खड़ा रह जाता है। कहा जाता है कि मैना नंगल की जीभ बहुत लंबी, पतली और नुकीली होती है, जिससे वह गर्भवती औरतों, बच्चों और अकेले इंसानों का खून चूसती है। नमक, लहसुन और राख को उसके निचले हिस्से पर डाल दिया जाए तो वह वापस जुड़ नहीं पाती और सूरज निकलते ही मर जाती है। लेकिन इस कहानी में जो मैं बताने जा रहा हूं वह किसी किताब की लोक कथा नहीं है, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का वह सच है जिसे मैंने सालों दबा कर रखा, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जो याद किए जाने से फिर जिंदा हो जाते हैं। यह घटना 2009 की है, जब मैं काम के सिलसिले में फिलीपींस के एक छोटे से गांव सान इसिद्रो में गया था। शहर से दूर, चारों तरफ धान के खेत, नारियल के पेड़ और रात को इतनी खामोशी कि अपनी धड़कन भी अपराध लगने लगे। गांव वाले दिन में हंसते बोलते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर लहसुन लटक जाते और कोई भी बाहर नहीं निकलता। मैंने इसे अंधविश्वास समझा। पहले ही हफ्ते मुझे किराए पर एक पुराना लकड़ी का घर मिला जो गांव की सीमा पर था। घर के नीचे खाली जगह थी जहां हवा रात को अजीब सी सीटी जैसी आवाज करती थी। पहली रात मुझे लगा किसी ने छत पर कुछ भारी खींचा है, जैसे गीली चमड़ी लकड़ी पर रगड़ खा रही हो। दूसरी रात मुझे बाहर से पंख फड़फड़ाने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन बहुत पास। तीसरी रात जब नींद खुली तो मैंने देखा कि खिड़की के बाहर कुछ उल्टा लटका है। पहले लगा चमगादड़ होगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसकी आंखें थीं इंसानी आंखें, बिना पलक झपकाए मुझे देखती हुई। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पाया। सुबह मैंने गांव के बुजुर्ग से बात की तो उसने बस इतना कहा, अगर रात में कुछ तुम्हें बुलाए, चाहे किसी की आवाज लगे, मत जाना और कभी भी जमीन पर पड़े शरीर को मत छूना। उस वाक्य का मतलब मुझे तब समझ आया जब चौथी रात मैंने खेतों की तरफ एक औरत को चलते देखा। सफेद कपड़े में, बाल खुले। वह अचानक रुकी और उसकी कमर से नीचे का हिस्सा वहीं गिर गया, जैसे कोई बोरा जमीन पर पटक दिया गया हो, और ऊपर का धड़ पंख फैलाकर हवा में उठ गया। उस पल मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं बस देखता रहा। हवा में उड़ता हुआ वह आधा शरीर सीधा मेरे घर की तरफ आया। उसकी जीभ बाहर निकली, बहुत लंबी, चमकदार, और वह मेरी खिड़की से अंदर झांकने लगी। मुझे याद आया बुजुर्ग की बात। मैंने तुरंत नमक फेंका जो मैंने मजाक में खरीदा था। नमक उसके निचले हिस्से पर गिरा जो खेत में पड़ा था। अचानक हवा में एक दर्दनाक चीख गूंजी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं हो सकती। ऊपर उड़ता धड़ तड़पने लगा। वह वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जुड़ नहीं पा रहा था। रात भर वह मेरे घर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। दीवारों पर नाखूनों के निशान, छत पर पंखों की मार, और मैं कोने में बैठा बस सुबह का इंतजार करता रहा। जैसे ही सूरज की पहली रोशनी आई, बाहर एक जली हुई बदबू फैली और खेत में सिर्फ राख बची थी। गांव वाले आए, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने पुलिस नहीं बुलाई। उन्होंने राख को नदी में बहा दिया और मुझसे कहा कि अब यह गांव छोड़ दो, क्योंकि मैना नंगल कभी अकेली नहीं होती। आज 15 साल हो चुके हैं। मैं किसी भी देश में रहूं, क्रॉस बॉर्डर भी बदल जाए, लेकिन कुछ रातों में मुझे अब भी छत के ऊपर वही गीली चमड़ी की आवाज सुनाई देती है, और हवा में किसी औरत की सांसें, जैसे कोई अभी भी अपने निचले हिस्से को ढूंढ रही हो। जापान में सर्दियों की रातें हमेशा अजीब होती हैं। हवा में एक अनजाना बोझ, गलियों में पसरा सन्नाटा, और रेलवे ट्रैकों के पास वो अजीब सी खामोशी, जैसे कोई सांस रोककर इंतजार कर रहा हो।
उस रात मैं भी देर तक कॉलेज में रुक गया था। आखिरी ट्रेन निकल चुकी थी, इसलिए मुझे पैदल ही स्टेशन के पास वाले रास्ते से घर जाना पड़ा। रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलता हुआ मैं बार बार मोबाइल देख रहा था। चारों तरफ पीली स्ट्रीट लाइट, ठंडी हवा और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। तभी टिक टिक टिक, मैं रुक गया। पहले लगा शायद कोई लोहे का टुकड़ा घिसट रहा होगा, लेकिन आवाज नियमित थी और मेरी तरफ आ रही थी। टिक टिक, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन आवाज अब और पास थी। अचानक रेलवे लाइन की दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के नीचे मैंने उसे देखा। वो एक लड़की थी, या शायद लड़की नहीं। उसका ऊपरी शरीर जमीन पर घिसट रहा था। कमर के नीचे कुछ भी नहीं, खून से सना धड़, उलझे हुए बाल और आंखें बिल्कुल खाली। वो अपने दोनों हाथों से जमीन पर खुद को खींच रही थी। ठीक ठीक, अब मुझे समझ आ गया, ये वही थी टेके टेके, जापान की सबसे डरावनी योकाई। कहा जाता है सालों पहले एक स्कूल की छात्रा को रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया गया था। ट्रेन ने उसका शरीर 2 हिस्सों में काट दिया। वो वहीं तड़प तड़प कर मर गई, ठंड में, अकेली। लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। अब वो रात में निकलती है, आधी लाश के साथ, और जो भी उसे देख ले वो बच नहीं पाता। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वो मुझे देख चुकी थी। उसका सिर धीरे धीरे उठा और उसके मुंह से एक टूटी हुई मुस्कान निकली। टैक टैक टैक, वो तेज हो गई। मैं भागा। मेरी सांस फूलने लगी। दिल सीने से बाहर निकलने को था, लेकिन पीछे से वो आवाज, और तेज और पास। मैंने मुड़कर देखा। वो हाथों के बल दौड़ रही थी, असंभव तेज। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखों से खून के आंसू, मुंह खुला हुआ, जैसे चिल्ला रही हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही मर गई। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं जमीन पर गिर गया। टैक टैक, वो मेरे बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर था। मैं उसकी सड़ी हुई सांस महसूस कर सकता था। उसने सिर टेढ़ा किया और जैसे कोई सवाल पूछ रही हो। मेरे दिमाग में एक पुरानी बात बिजली की तरह कौंधी। कहा जाता है अगर ठेके ठेके सवाल पूछे और तुम जवाब न दो तो वो तुम्हें भी अपने जैसा बना देती है। मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। जब मैंने आंखें खोली, वो गायब थी। रेलवे लाइन फिर से शांत थी। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। मैं पूरी रात घर नहीं गया। सुबह होने तक स्टेशन पर बैठा रहा। अगले दिन अखबार में खबर छपी। रेलवे ट्रैक के पास एक लड़का बेहोश हालत में मिला, शरीर पर अजीब खरोंचें। वो मैं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के बाद से जब भी मैं देर रात चलता हूं, जब भी स्ट्रीट लाइट के नीचे सन्नाटा होता है, मुझे अब भी सुनाई देता है टेक टेक टेक, और मुझे पता है वो अभी भी मुझे ढूंढ रही है। यह घटना 25 दिसंबर 2007 की है। क्रिसमस डे की दोपहर, जब आमतौर पर लोग परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं और कोई भी ये नहीं सोचता कि दिन की रोशनी में भी कुछ ऐसा घट सकता है जिसे समझने में सालों लग जाए। मेरा नाम थॉमस ग्रे है और उस दिन मैं इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे लॉरिंगटन में अपने पिता के पुराने घर को बेचने के कागजात देखने आया था। पिता की मौत को 2 साल हो चुके थे और मैं पहली बार क्रिसमस पर वहां लौटा था, क्योंकि घर खाली था और किसी को आना नहीं था। कस्बा शांत था, लेकिन अजीब तरह से ज्यादा शांत। चर्च की घंटियां दूर बज रही थीं और हवा में बर्फ नहीं थी, फिर भी ठंड चुभ रही थी। दोपहर के करीब मैंने सोचा कि घर के पीछे बने जंगल तक टहल आऊं, क्योंकि बचपन में वहीं पिता मुझे ले जाया करते थे। जंगल में घुसते ही मुझे एहसास हुआ कि वहां कोई आवाज नहीं थी, न पक्षी न हवा, बस मेरे कदमों की चरमराहट। कुछ देर चलने के बाद मैंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की बेंच रखी है, जो पहले वहां नहीं थी। बेंच पर एक आदमी बैठा था, उम्र तय करना मुश्किल। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन साफ, और उसके हाथों में एक छोटा सा क्रिसमस का डिब्बा था जिस पर फीता बंधा था। मैंने सोचा कोई स्थानीय होगा। मैंने उसे मेरी क्रिसमस कहा,
लेकिन उसने सिर नहीं उठाया, बस बहुत शांत आवाज में बोला, आज का दिन सही है। उसकी आवाज में ना खुशी थी ना उदासी, बस जैसे कोई समय गिन रहा हो। मैंने पूछा, वह किसका इंतजार कर रहा है? उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत गहरी, जैसे उनमें रोशनी घुल नहीं रही हो। उसने कहा, तुम्हारा। यह सुनकर मेरे अंदर ठंड दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और हंसते हुए कहा कि शायद वह किसी और को समझ रहा है। उसने बिना पलक झपकाए कहा, तुम हर क्रिसमस यहां आते थे। उसके साथ मेरे दिमाग में पिता की तस्वीर आ गई। मैंने कुछ नहीं कहा। वह आदमी बेंच से उठा और डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने नहीं लिया। उसने कहा, इसे खोलना मत, बस रख लो। अजीब बात यह थी कि डिब्बा हल्का नहीं था, उसमें वजन था, जैसे कोई ठोस चीज हो। मैंने जैसे ही उसे हाथ लगाया, मुझे लगा कि उंगलियां सुन्न हो रही हैं। उसी पल पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वापस देखा तो वह आदमी गायब था। बेंच भी नहीं थी। जंगल फिर वैसा ही था जैसे पहले था। घर लौटकर मैंने दरवाजा बंद किया और घंटों उसी डिब्बे को देखता रहा। शाम ढलने लगी और चर्च की घंटियां फिर बजी। अंत में मैंने हिम्मत करके डिब्बा खोला। अंदर पिता की पुरानी घड़ी थी, वही जो उन्होंने मेरी आखिरी क्रिसमस पर पहनी थी और जो उनकी मौत के बाद कभी नहीं मिली थी। घड़ी अब भी चल रही थी, लेकिन उसकी सुइयां समय नहीं बल्कि तारीख दिखा रही थी, 25 दिसंबर, और पीछे उकेरा था, अगली बार मत आना। आज 17 साल बाद भी मैं हर क्रिसमस उस घर से दूर रहता हूं। लेकिन दोपहर ठीक उसी समय जब मैंने उस आदमी से मुलाकात की थी, मेरी कलाई की घड़ी अपने आप रुक जाती है और मुझे आज भी नहीं पता कि वह आदमी कौन था या फिर वह सच में कोई आदमी था भी या नहीं।